हम आप लोगों को अंग्रेजी ग्रामर के बारे में बताएंगे। अंग्रेजी ग्रामर जो है सबसे बेसिक चीज़ होता है। अगर हमें अंग्रेजी जानना है तो अंग्रेजी व्याकरण को सीखना जरूरी है। अंग्रेजी व्याकरण सीखने से पहले हमें छोटी छोटी बातों को ध्यान देना अनिवार्य है। तो छोटी छोटी बातें कौन सी हैं? सबसे पहले ग्रामर होता क्या है। ग्रामर को जब हम देखेंगे तो हिंदी में इसे बोलते हैं व्याकरण। इसका तात्पर्य यह है ग्रामर, इससे हम किसी चीज़ के बारे में रीड, राइट और स्पीक, यानी रीड करना, राइट करना और बोलना, ये हमें ग्रामर के माध्यम से पता चलता है। रीड मतलब होता है पढ़ना, राइट मतलब होता है लिखना, स्पीक मतलब होता है बोलना। यानी कि ग्रामर व्याकरण एक ऐसा माध्यम है जिससे द्वारा हम किसी भी भाषा को ठीक ठीक पढ़ते हैं, ठीक ठीक लिखते हैं और ठीक ठीक बोलते हैं। ये होता है ग्रामर। दूसरा चीज़ होता है ट्रांसलेशन, जिसे हम कहते हैं अनुवाद। अनुवाद का मतलब होता है कि एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलना, अर्थात चेंज ऑफ वन लैंग्वेज इनटू अनदर लैंग्वेज। एग्जाम्पल, हिंदी को अंग्रेजी में बदलना। अगर हिंदी भाषा को अंग्रेजी भाषा में बदलते हैं तब टर्म यूज करते हैं ट्रांसलेशन। तो ग्रामर के बाद का जो नेक्स्ट आता है ट्रांसलेशन, यानी रीड, राइट, स्पीक। कब जानेंगे? जब हमें ये स्टेप पता होना चाहिए था। अब अगर मान लीजिए हमें ग्रामर सीखना है, तीसरा बेसिक चीज आता है सेंटेंस। सेंटेंस को अगर हम देखेंगे तो इसे हम कहते हैं वाक्य। आपको पता होना चाहिए कि अगर चाहे हिंदी की बात करेंगे, अंग्रेजी की बात करेंगे, अगर हमें सेंटेंस को जानना है तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, यानी शब्दों का समूह जिसका सार्थक अर्थ निकले, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स अ मीनिंगफुल, यानी इसका एक सही अर्थ निकले, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपको ये क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि अगर हमें ट्रांसलेशन जानना है, अनुवाद करना है, तो इन बेसिक चीज के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद में आप देखेंगे पार्ट ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है कि अंग्रेजी अनुवाद अगर हमें करना है तो सेंटेंस को हम कितने तरीके से समझ सकते हैं। यदि आपको सेंटेंस समझ में आ गया तो आप अनुवाद करने में आपको आसानी रहेगी। जैसे हम देखेंगे सेंटेंस में सबसे पहले आता है अफर्मेटिव। इसे हम कहते हैं साधारण। दूसरा आता है निगेटिव। जिसे कहते हैं नकारात्मक। तीसरा अगर बात करेंगे इंट्रोगेटिव। ये इंट्रोगेटिव ये का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक। चौथा अगर देखेंगे इंट्रोगेटिव बी, इसका भी मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इसके बीच में अंतर अगर हम चर्चा करेंगे, जैसे दो सेंटेंस और हैं, पांचवा अगर आप देखेंगे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव ए, जिसे कहेंगे प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक। छठवां देखेंगे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बी, प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक। यानी कि अगर हमें अनुवाद सीखना है, ट्रांसलेशन आपको जानना है, तो 6 प्रकार का सेंटेंस हमें पता होना चाहिए। ये सबसे बेसिक चीज है। सबसे पहले हुआ अफर्मेटिव, जिसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। निगेटिव जिसे कहते हैं नकारात्मक वाक्य। इंट्रोगेटिव ये जिसे कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य मतलब वो आपसे प्रश्न पूछ रहा है,
इंट्रोगेटिव बी, ये भी प्रश्नवाचक वाक्य होता है। पांचवा में देखेंगे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव ए प्रश्नवाचक वाक्य प्लस नकारात्मक, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बी प्रश्नवाचक वाक्य प्लस नकारात्मक। अब ये जितने प्रकार का वाक्य होता है हम इनको जो है उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। अभी हमने देखा कि वाक्य जो है 6 प्रकार का होता है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव ए, इंट्रोगेटिव बी, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव ए, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बी। अब जो 6 प्रकार का वाक्य पाया जाता है उन 6 प्रकार के वाक्य को उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। हमें पता भी होना चाहिए कि जो ये वाक्य है तो उसके उदाहरण क्या होते हैं। अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण, सिंपल सेंटेंस। जैसे अगर आप चर्चा करेंगे राम बाजार जाता है, इस वाक्य को देखने से लगता है बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, जिसे हम क्या कहते हैं अफर्मेटिव। हमें वाक्य पहचानना है तो इसके बारे में हमें वाक्य के बारे में पता होना चाहिए। अगर दूसरा उदाहरण देखेंगे, सीता घर में है, ये भी सिंपल सेंटेंस है, सकारात्मक है, यानी अफर्मेटिव साधारण वाक्य, या हम सकारात्मक भी बोल सकते हैं। ठीक, दूसरा देखेंगे इसके बाद में निगेटिव, जिसे हम कहते हैं नकारात्मक। तो आपको इस शब्द के माध्यम से ही पता चल रहा है कि ऐसे वाक्य जिसका संबोधन या जिस सेंटेंस में ये पता चल रहा है वो चीज़ मना हो रहा है, यानी इसमें नहीं शब्द का प्रयोग हो रहा है। इस चीज़ की ये पहचान है नकारात्मक। उदाहरण देखेंगे, सोहन बाजार में नहीं, यानी इस सेंटेंस को हम कहेंगे नकारात्मक निगेटिव। क्यों? क्योंकि इसमें नहीं शब्द लगा है, यानी नहीं शब्द ये बात बताता है कि ये निगेटिव सेंटेंस है। दूसरा देखेंगे, रामू दिल्ली नहीं जा चुका है, ये भी वाक्य क्या हमें दिखाता है नकारात्मक। क्यों? क्योंकि इसमें सही नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ऐसे वाक्य जिसका संबोधन यानी ऐसा शब्द जो हमें नकारात्मक सेंटेंस के बारे में अवगत कराता है वो है नहीं। इससे हमें नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट वाक्य देखेंगे जिसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव ये। इंट्रोगेटिव ये को कहा जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। इसकी पहचान कैसे करेंगे? इसकी पहचान के लिए हमेशा आपको ध्यान रखना है कि क्या शब्द का प्रयोग होता है, यानी ऐसे वाक्य में क्या लगा रखना है। अगर आप उदाहरण देखेंगे, क्या किसान खेत में बीज बो रहा है। आप देखेंगे कि अगर हम हिंदी वाक्य देख रहे हैं तो उसकी शुरुआत हमेशा क्या से होगा। आपको बेसिक चीज जानना है, रटने की आवश्यकता नहीं है कि हमें वाक्य पहचानना है। क्योंकि कंपटीशन में अगर कोई क्वेश्चन आता है, कोई आता है, आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा, आपसे कंसेप्ट की पूछेगा। कंसेप्ट अगर आपको पता होगा तो लिख ले जाएंगे। यानी हमें ये देखना है कि जब भी क्या से शुरुआत होता है इसका मतलब वो होगा इंट्रोगेटिव ये वर्ड, हमेशा क्या लगा रहेगा। या अगर हम अंग्रेजी अनुवाद बनाएंगे तो हमेशा इसमें सहायक क्रिया सबसे पहले आएगी। अंग्रेजी अनुवाद में ऑक्सिलरी वर्ब आएगी, चाहे इज हो, चाहे एम हो, चाहे हैज हो, चाहे वाज हो, इसका प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद में हम देखते हैं इंट्रोगेटिव बी पार्ट। इंट्रोगेटिव बी की खास बात क्या होती है, इसमें क्यों लगा होता है, यानी ऐसे वाक्य में क्यों शब्द लगा होगा। जैसे सीता बाजार
क्यों जाती है। यह वाक्य देखने से हमें कैसा लग रहा है? क्यों शब्द का प्रयोग है, अर्थात क्यों शब्द ये बात बताता है कि यह इंट्रोगेटिव बी पार्ट है। बी और ए, अगर आप देखोगे इंट्रोगेटिव ए बी ये दोनों प्रश्नवाचक वाक्य हैं, बट ए और बी में ये फर्क होता है कि ए में हमेशा क्या लगा रहता है और बी में हमेशा क्या लगा रहेगा, क्यों। आप कितने भी उदाहरण देखेंगे जिसमें हमेशा आप पाएंगे क्यों लगा रहेगा। पांचवा अगर सेंटेंस की बात करते हैं उसकी शुरुआत हमेशा किससे होगी, क्या धन नहीं। पांचवा देखिए, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव ए पार्ट, यानी ऐसा वाक्य जिसमें क्या हो, प्रश्नवाचक हो, प्रश्नवाचक की बात कर रहा है और क्या हो, नकारात्मक हो। जैसे इसका तात्पर्य क्या हुआ, पर इंट्रोगेटिव ये है, इसका मतलब क्या लगा हो, अगर नकारात्मक है इसका मतलब क्या लगा हो, नहीं। जब भी हम अनुवाद करेंगे अगर हमें ऐसी चीज मिल जा रहे हैं इसका मतलब ये होगा कि उसमें क्या और नहीं का प्रयोग होगा। कैसे, उदाहरण के माध्यम से समझिए। क्या सोहन बाजार नहीं जाता है। क्या सोहन बाजार नहीं जाता, यानी कि इसकी शुरुआत हो गया क्या, नहीं। क्या लगा है, इसका मतलब हम ये कहेंगे कि यह इंट्रोगेटिव ये है। अगर नहीं लगा है इसका मतलब हम ये बताएंगे कि यह निगेटिव सेंटेंस हमें बताता है। इसका मतलब यह वाक्य हुआ क्या है, नहीं, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव ये हुआ। अब हम देखेंगे जो छठा वाक्य और आखिरी वाक्य भी है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बी पार्ट। वही बात इसमें भी होती है, प्रश्नवाचक वाक्य प्लस नकारात्मक है। समझने के लिए हम क्या समझेंगे, इसमें क्यों धन नहीं होता है, क्यों धन नहीं, यानी ऐसे वाक्य जिसमें क्यों और धन नहीं का प्रयोग करेंगे वह वाक्य होता है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बी पार्ट। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, रामू लखनऊ क्यों नहीं जा चुका है। अब हम अगर ये वाक्य देखते हैं जो हमें जब भी अनुवाद करने के लिए आता है तो ये लिखा रहेगा, तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें जो है क्यों का प्रयोग होता है, नहीं का प्रयोग होता है। क्यों का प्रयोग होता है इसका मतलब हम समझेंगे ये इंट्रोगेटिव बी पार्ट है। अगर नहीं का मतलब है इसका मतलब क्या है, निगेटिव है। तो इन शब्दों के प्रयोग से हमें यह पता चलता है क्यों का मतलब होता है इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, नहीं का मतलब होता है निगेटिव नकारात्मक। ऐसे वाक्य जिसमें क्यों न नहीं का प्रयोग होता है उसे कहते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बी पार्ट, जिनको हम वाक्य के माध्यम से समझ सकते हैं। अब हमने जाना कि वाक्य जो है 6 प्रकार का होता है। जाना कि वाक्य 6 प्रकार का होता है और 6 के बारे में हमने डिटेल पढ़ा। अब जब हमने वाक्य के बारे में सीख लिया है तो जब भी हम वाक्य का अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, तो आप देख रहे हैं सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। कोई वाक्य दिया है उसमें हम कैसे पहचानेंगे कि यह कर्ता है कि नहीं। दूसरा अगर आप बात करेंगे, इसे हम कहते हैं मेन वर्ब, जिसे कहते हैं मुख्य क्रिया। किसी कार्य का करना उसे हम मुख्य क्रिया कहते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, अदर का मतलब होता है अन्य, जो कुछ बच जाए, इसलिए इसका नाम अन्य पड़ा। अब हम वाक्य के माध्यम से समझेंगे कि हमें इन चीज को कैसे पहचानना है। देखिए, आप अगर सेंटेंस आप जान जाते हैं तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। कैसे पता होगा, अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे राम बाजार जाता है, जनरल ट्रिक है,
देखिए हमें क्या करना है कि अनुवाद सीखना है, हमें रटना नहीं। देखो आजकल जितने भी कंपटीशन आते हैं वो आपसे कोई सब्जेक्ट की डिफिनेशन, मैनुअल की, ऑब्जेक्ट की, अदर की नहीं पूछेगा, आपसे ट्रिक पूछेगा कि ट्रिक के माध्यम से हमें आपको आंसर बताना है। आपको पता होना चाहिए। जब आप बेसिक चीज़ सीख लेंगे तो आपको अपने आप पता हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए हमें सब्जेक्ट बताना है, सब्जेक्ट का मतलब ये है कि हमें इसमें पहचानना है राम बाजार जाता है, यानी कोई ऐसा वाक्य हो जिसका शुरुआत हमेशा कर्ता से होता है। आपको हर जगह नहीं मिलेगा, लेकिन मुख्यतः आप देखोगे जिसका शुरुआत हमेशा होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, कर्ता कहते हैं। मतलब आपको हर जगह मिल जाएगा। जब आप बेसिक चीज जान जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे वाक्य हमेशा जिसका शुरुआत होता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता। अब बात होती है कर्ता, आपने देखा मुख्य क्रिया कोई कार्य हो रहा है, जैसे जाना, उठना, बैठना, जैसे जाता, कोई कार्य हो रहा है, इसलिए इसे हम कहते हैं मेन वर्ब। मुख्य क्रिया ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि जो मुख्य क्रिया से बच जाए। ट्रिक है समझने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। जैसे बाजार को हम यहाँ कर्म मानेंगे। ठीक, तो सबसे पहले माने जाना कि राम बाजार जाता है, शुरुआत के जो शब्द होते हैं उसे हम कर्ता कहते हैं, आखिरी का जो शब्द होता है जाता है उसे मेन वर्ब कहते हैं, जो बच जाता है उसे कर्म। बचा है अदर क्या होता है ये भी देखिए। आप उदाहरण देखेंगे, राम अपने भाई के साथ स्कूल जा रहा है। अगर हम इसकी पहचान देखेंगे तो हमें कैसे सीखना है, मैंने बताया जो सबसे शुरुआत में है उसे हम कहेंगे सब्जेक्ट, बेसिक चीज। सबसे आखिरी में देखेंगे किसी कार्य का हो रहा है जिसे कहेंगे मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। मैंने आपको बताया मुख्य क्रिया के जो सबसे पास होता है उसे कहेंगे कर्म। ऑब्जेक्ट जो कुछ बच जाए उसे हम कहते हैं अदर, जैसे अपने भाई के साथ, ये हुआ अदर। तो जब भी हम अनुवाद करने जाएंगे तो हमें ट्रांसलेशन के नियम से पहले हमें बेसिक चीज पता होना चाहिए कि कैसे कर्ता, कैसे कर्म, कैसे क्रिया, कैसे मुख्य क्रिया, कैसे हम इनको पहचानेंगे। हमें इनको साधारण तरीके से पहचानना है, रटने की आवश्यकता नहीं, अपने आप सीख जाएंगे। जब आप रूटीन प्रैक्टिस करेंगे बेसिक स्तर से तो अपने आप ही सीख जाएंगे। देखो ट्रांसलेशन का बेसिक स्तर यही होता है। पता लगा आप एक्टिव पैसिव डायरेक्ट पढ़ लिए और आप कर्ता कर्म क्रिया नहीं पहचान पा रहे हैं तो दिक्कत होगी। तो इसके लिए हमें ये चीज आपको जानना है। जब आप इस चीज सीख जाएंगे तो अब आपको ये जानना है कि हमें पढ़ना क्या है। समरी, तो समरी में अगर आप बात करेंगे ये सब चीज सीखने के बाद में सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे ट्रांसलेशन, जो भी आपको पता है अनुवाद। इस ट्रांसलेशन की अगर हम बात करेंगे तो ट्रांसलेशन में अगर पढ़ोगे क्या, सबसे पहले टेंस की बात करेंगे, फिर आप देखोगे यूज ऑफ और मॉडल, ये पढ़ाया जाएगा जो ज्यादातर प्रयोग में आ जाता है। कुछ चीजें आपको मिलेगा यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड, जैसे क्वेश्चन वर्ड में आता है व्हिच है, हुज है। क्वेश्चन वर्ड में अगर आप देखोगे व्हाई, व्हेयर, व्हेन, whom, whom, इट इज, इनका हम यूटिलाइज करेंगे। या और भी अगर देखना चाहिए तो आपको हु, तो किस प्रकार से हम अनुवाद करने जाते हैं तो हमें कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, कैसे कैसे यूज करेंगे, कैसे इसका जो है नियम चेंज होगा, होम का हु का हुम हो जाएगा, ये आप आगे पढ़ेंगे। हम सिक्वेंशियल सीख रहे हैं। ट्रांसलेशन के बाद में हम सीखेंगे एक्टिव पैसिव,
एक्टिव पैसिव के बाद में आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की अगर बात करेंगे, इसके बाद में आता है सिंथेसिस। सिंथेसिस के बाद में आता है सिंटैक्स। इसके बाद देखोगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। तो हमने देखा कि ट्रांसलेशन, टेंस, यूज ऑफ मॉडल, यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, सिंटैक्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, इतनी चीजें आपको अंग्रेजी ग्रामर के अंतर्गत पढ़ना है। ये चीज बेसिक चीज होती है। आपका चाहे हाई स्कूल हो, चाहे इंटर हो, चाहे आप किसी कंपटीशन में जा रहे हैं, जैसे आपको एसएससी में जाना है, बैंकिंग में जाना है, यदि आप यूपीपीसीएस का या यूपीएससी में जाते हैं तो सीसेट में ये एग्जाम पूछा जाता है। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल में एग्जाम देने जा रहे हैं एसएससी में, एक्टिव पैसिव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्रांसलेशन की यूटिलाइजेशन कहाँ होती है? कहीं भी अगर आपको जाना है, अगर आपको एस्से लिखना है या और चीज़ें लिखना है या बोलचाल में लाना है, तो आपको ट्रांसलेशन पता होना चाहिए। तो इसलिए अगर आपको अच्छे से ट्रांसलेशन आना है, इन चीज़ों को बेसिक धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें आपको बेसिक चीज़ 10 से पढ़ाया जाएगा, फिर आपको यूज ऑफ, फिर आपको यूज ऑफ क्वेश्चन, फिर एक्टिव वॉइस। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे आपको। थैंक यू।